तो बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड। छिनका के पास में पहाड़ी से मलबा गिरा है और बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास में फिर से मार्ग बंद हो गया। बारिश के बाद में फिर से सड़क पर मलबा आ गया। एनएच कंपनी हाईवे मार्ग खोलने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो देखिए, पहाड़ियों से मलबा नीचे आ गया, जिसके चलते एक बार फिर से रास्ता बंद हो गया। हालांकि एनएच कंपनियां लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हुई हैं और साथ ही इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मार्ग बाधित हुआ है। टीम लगातार मलबे को हटाने का कार्य कर रही है। कितना समय और लगेगा जिसके बाद मार्ग दोबारा से चालू किया जाएगा? जी, अब से थोड़ी देर पहले ही ये लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर से बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो छिनका के पास बंद हो गया है। हालांकि मौके पर मशीनें जरूर तैनात है, लेकिन लगातार चमोली में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो पहाड़ी से पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में इस मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि 1 से 2 घंटे इस मार्ग को खोलने में लगेंगे, क्योंकि पिछले दिनों भी जब ये बंद हुआ था तो लगभग 20 घंटे बाद यहाँ पे मार्ग को सुचारू किया गया था। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो मशीनें वहां पे लगाई गई हैं, क्या 1 से 2 घंटे तक मार्ग सुचारू हो पाता है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी शहर में इन दिनों गुलदारों की चहलकदमी से लोग डरे हुए हैं। शाम होते ही गुलदार घनी आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। हाल ही में गुलदार बुआ खाल मांडा खाल मार्ग में एक कॉलोनी में घुस गया और गुलदार की चहलकदमी एक मकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं पौड़ी शहर से लगे कंडोलिया के पास एक साथ 2 गुलदार देखे गए, जिससे लोग और भी ज्यादा डरे हुए नजर आए। तो गुलदार की दहशत यहां पर लगातार जारी है। आतंक की वजह से लोग सहमे हुए हैं। यहाँ पर निरंतर गुलदार चीते इनकी गतिविधियां दिखाई दी और माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। तब तो बुआ खाल में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। अनुपम भारद्वाज कोटद्वार से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये कोई पहली बार नहीं है कि गुलदारों की चहलकदमी से परेशान हुए हो लोग और इस तरह की परेशानी देखी गई हो। कई बार गुलदार आम लोगों को निशाना भी बना चुके हैं। किस तरीके से वन विभाग कोशिश कर रहा है गुलदारों को पकड़ने की और साथ ही साथ क्या इंतजाम प्रशासन कर रहा है ताकि लोग जो डरे हुए हैं उनमें डर थोड़ा कम हो? देखिए, लगभग 2 महीने की बात की जाए तो अचानक से जो गुलदार हैं वो पूरे पौड़ी शहर में आसपास के जो इलाकों में हैं अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आए दिन कई सीसीटीवी कैमरे में ये लोग अपने मोबाइल फोन से भी उनको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जिस तरीके से फुटेज हमारे पास भी सामने आ रहे हैं, कहीं पे जो गुलदार है जैसे ही शाम होती है यानी कि 7 बजने का समय होता है, उसके बाद गुलदार है वो सिटी के अंदर आ जाते हैं और ये 1 या 2 नहीं गुलदार, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से कंडोलिया इलाके में अलग गुलदार देखे जा रहे हैं, वो इलाके में अलग गुलदार देखे जा रहे हैं, श्रीनगर रोड पे अलग गुलदार देखे जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि ये दर्जनों गुलदार हैं जो शहर के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और जैसे ही अंधेरा होता है तो ये शहर के अंदर घुस जाते हैं और काफी भय का माहौल अब पौड़ी शहर के आसपास देखा जा रहा है। लोग डरे हुए हैं कि बाहर कैसे निकले। अब वन विभाग की ओर से गश्त हालांकि की जा रही है और उन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं जो इलाके ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी गुलदार को पकड़ा नहीं गया है, पिंजरे कहीं नहीं लगाए गए हैं। यही वजह है कि जो गुलदार है वो बेखौफ शहर में घूम रहे हैं और पौड़ी शहर इस समय गुलदार की दहशत में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज आपका। नैनीताल में पालिका माल रोड से अतिक्रमण हटाकर पैदल चलने के लिए फुटपाथ तैयार कर रही है, लेकिन फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की चुनौती बड़ी बनी हुई है। माल रोड से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में दुकानों को हटाया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दुकानों को भी वेंडर जोन में भेजने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नैनीताल के पंत पार्क फुटपाथ में 121 दुकानों को लगाने की अनुमति है, लेकिन 400 से ज्यादा यहां पर दुकानें चल रही हैं, जो नैनीताल के लिए खतरा बन गई है। तो फुटपाथ पर 400 से ज्यादा फट दुकानें यहां पर देखी जा रही हैं। हालांकि 121 दुकानों की ही परमिशन है और ऐसे में एक बड़ी परेशानी लोगों को भी हो रही है, क्योंकि अतिक्रमण बढ़ गया है और साथ ही
ज्यादा जानकारी के साथ में वीरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, 121 दुकानें लगाने की अनुमति है, लेकिन उसके बाद 400 से ज्यादा फड यहां पर दुकानें लग रही हैं। ऐसे में किस तरह से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है? देखिए, वाकई ये एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से फुटपाथ अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से नैनीताल का जो फुटपाथ है, पंथ पार्क वाला इलाका, वहां पर पूरी दुकानें सज जाती हैं शाम को। और कई राज्यों के लोग, जो बाहरी राज्यों के लोग हैं, वो बिना अनुमति के यहां पर दुकानों का संचालन करते हैं। हालांकि पालिका को कार्रवाई का आदेश हाईकोर्ट ने जरूर दिया है, लेकिन कार्रवाई उन पर कुछ नहीं हो पाती है। लिहाजा जो पूरा इलाका है, जबकि 4x4 का उनको एक छोटा सा स्पेस दिया गया है 121 लोगों को, और 400-500 की दुकानें के करीब लग रही हैं। माल रोड से जब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप फुटपाथ तैयार करें, पैदल चलने वाले लोगों को रास्ता तैयार करें, तो उसके बाद जो उन लोगों को भी हटाया गया, तो वो लोग भी अब पंथ पार्क वाले इलाके में आके शिफ्ट हो गए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जाकर इनके लिए वेंडर जोन का चयन करें और उनको वेंडर जोन में ही दुकानें लगाने की अनुमति दें, लेकिन बावजूद इसके जो पंथ पार्क वाला इलाका है, वहां से पालिका अभी तक जो फुटपाथ वाला इलाका है वो खाली नहीं कर पाया है। इससे दो चीजें नैनीताल में हो रही हैं, खासतौर पर जो बाहरी राज्यों से या अन्य राज्यों से दुकानें लगाने यहां आ रहे हैं। एक तो बिना अनुमति के वो दुकानें लगा रहे हैं और अवैध तरीके से दुकानों का संचालन कर रहे हैं। दूसरा, जो आसपास चाहे वो CRST वाला इलाका हो या फिर जो अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर अवैध अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। 3 सेट ठोके जा रहे हैं, उसके बाद उन पर जो जमीन है उन पर भी कब्जा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है और पालिका के लिए तो है ही। हालांकि अब इनको रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में देनी है। कंटेम्प्ट का भी खतरा पालिका के ऊपर है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई पालिका ने अब तक नहीं। बड़ी लापरवाही वीरेंद्र से कह सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है सख्ती से। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर नदियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा और प्रदेश की 23 नदियों को चिन्हित किया गया है कि नदियों के किनारों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। तो लगातार हर जगह से अतिक्रमण को हटाए जाने की कवायद जारी है। 23 नदियां ऐसी चिन्हित कर ली गई है जहां से अतिक्रमण हटाया जाना है। अतिक्रमण हटाने के लिए यह अभियान चलेगा। और चलिए सीधा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। विशाल, कौन कौन सी वो नदियां हैं, क्योंकि 23 ऐसी नदियां चिन्हित कर ली गई हैं जहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा? बिल्कुल शिवम, देखिए 23 ऐसी नदियां हैं, जैसे रिस्पना, बिंदाल और तमाम ऐसी नदियां हैं जो कि पूरे प्रदेश से चिन्हित की गई हैं, जहां पर अब लोगों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो नदियों के आसपास जो घर बसे हुए हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मानसून सीजन में यहाँ पर भारी जो पानी है उसका जल स्तर काफी बढ़ जाता है और कई बार ये खतरे की जद में आ जाते हैं। तो ऐसे घर जो कि खतरे की जद में है उनको हटाया जाएगा। और इन नदियों में देखा जा गया है कि अक्सर यहाँ पर अतिक्रमण और अवैध जो खनन होता है वो यहाँ पर किया जाता है और ऐसे में जो मजदूर हैं वो आसपास के क्षेत्रों में बस जाते हैं, तो उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण है वो किया जाता है। और आज से ये ड्राइव चलाई जाएगी। ऐसी 23 नदियां हैं जहां पर ये पूरी तरह से ड्राइव चलाई जाएगी और ऐसे लोगों को जो कि खतरे की जद में है या फिर जो अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनको यहां से हटाया जाना है। इसके लिए देखिए पूरी योजना तैयार हो चुकी है और आज से पूरा अतिक्रमण जो है वो हटाया भी जाएगा। शीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विशाल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हलचल शुरू हो गई है और बहुत जल्द ही अब यूसीसी की कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने वाली है। यूसीसी सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और कमेटी जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। कमेटी का कहना है कि सब कमेटी ने कई जगह पर प्रोग्राम भी किए हैं और दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। सब कमेटी ने 143 जगह बैठक की और कई संगठनों से सुझाव भी लिए गए। राज्य के लिए कई जगह पर संवाद किए। सभी वर्गों की राय लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रखे थे उस समय यूसीसी का प्रावधान संविधान में किया गया। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। जनता ने हमको मैंडेट दिया, कहीं ना कहीं जनता ने बहुमत देकर यूसीसी पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही सरकार अपना काम करेगी। ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। सर, पहली क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? नहीं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कमेटी में पिछले 1 साल से भी अधिक समय तक काम किया है और बहुत परिश्रम किया है। लोगों ने बहुत लोगों से बात की है, 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके सुझाव लिए हैं और विद्वान लोगों ने इसमें अपने राय दी है, अपना सहयोग दिया है, वो सम्मिलित रहे हैं और सबके सहयोग से, सबके सम्मिलन से ड्राफ्ट कंप्लीटता की ओर जा रहा है। पूरी तरह से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। वो निश्चित रूप से अच्छा ड्राफ्ट आएगा और भारत के संविधान की मूल भावना धारा 44 का जो प्रावधान किया गया है उसके भावना के अंतर्गत ही सभी वर्गों की राय लेकर वो ड्राफ्ट तैयार होगा और उत्तराखंड की सरकार, जिसके लिए हमने पहले ही इस आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था, संकल्प रखा था और ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी हमको इसमें अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और पूरा मैंडेट दिया और हमको सेवा करने का अवसर दिया और उन्होंने ही एक तरह से हमको कहा कि आप आगे बढ़िए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू करिए, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। सर, पूरे देश की निगाह अब आप पर टिकी है, उत्तराखंड पर टिकी है। कब तक हम कह सकते हैं कि एक इम्प्लीमेंट इसका होने वाला है? आज यूसीसी कमेटी ने ये बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी वो बड़ा ड्राफ्ट है और बहुत लोगों की उसमें राय है, सबकी राय लेने के बाद चूंकि उस ड्राफ्ट को प्रिंट भी होना है, उस ड्राफ्ट पर बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसके आधार पर उनको ड्राफ्ट बनाकर तैयार करना है, तो जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी होगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलता है उसका परीक्षण कराने के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 देहरादून। और पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रीति रिवाज और तरीके, परंपराएं हैं, इसलिए इनमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लिव इन को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरह के रिश्तों के बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो वहीं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने जैसे सवालों पर उन्होंने कहा कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी खुलकर कह पाना संभव नहीं है। मुस्लिम हिंदू वाली जल्दी रहती है, तो ये इस जल्दबाजी के बजाय सोच विचार करके बनाए। अभी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सर्वानुमति होती है तो कोई बात। अच्छाइयां भी होंगी, कुछ वो अब आगे आने में पता लगेगा, लेकिन लिव इन को लेकर बहुत सारे सवाल समाज में हैं। आपको लगता है कि लिव इन जो रिलेशनशिप है उसके लिए पेरेंट्स को बताना जरूरी होगा? अगर ऐसा पॉइंट होता है, मतलब अभिभावकों को पता होना चाहिए, आप मानते हैं? देखिए, हमारी जो सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार पेरेंट्स को यदि पता हो तो ये जो है एक गारंटी भी रहती है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबी चलेगी। तो इनके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पर राय देंगे। लेकिन अभी तो कोई चीजें हैं नहीं। आप जो बेसिक उद्देश्य है उसको ढकने के लिए यदि ये सब चीजें कह रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है। हरीश रावत का कैमरा से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद नया चीफ सेक्रेटरी कौन होगा इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या एसएस संधू को सेवा विस्तार मिल सकता है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1988 बैच के आईएएस अफसर एसएस संधू बतौर चीफ सेक्रेटरी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में अब अगला मुख्य सचिव कौन होगा,
इसको लेकर चर्चाएं तेज है। सीनियरिटी के हिसाब से संधू के बाद 1988 बैच की ही IAS अफसर राधा रतूड़ी आती हैं। राधा रतूड़ी मौजूदा समय में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार चीफ सेक्रेटरी SS संधू को सेवा विस्तार दे सकती है और इसके पीछे है पाइपलाइन में चल रही वो केंद्रीय और राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, जिन पर संधू काफी कुछ काम कर चुके हैं। जहां तक ऑल इंडिया सर्विसेज की बात है, मेरे ख्याल से 3 महीने का एक्सटेंशन तो अगर राज्य सरकार सही जरूरी समझती है तो दे सकती है। बाकी फिर स्टेट रिकमेंड करेगी तो बाकी इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है। SS संधू के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। वह 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों BC खंडूरी, विजय बहुगुणा, हरीश रावत के साथ बतौर सचिव भी काम कर चुके हैं। वो केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्रालय में अपर सचिव भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका काम संधू के कार्यकाल में शुरू हुआ है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि संधू के रिटायरमेंट के साथ इनकी प्रगति में किसी तरह की रुकावट पैदा हो। चीफ सेक्रेटरी जब से मुख्य सचिव के पद पर यहाँ पर आसीन हुए हैं, तब से बहुत सारी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं या स्टेट के और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हैं या केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उन पर बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि वो केंद्र में रहे हैं, उनके वहां पर संपर्क अच्छे हैं। दूसरा, उनको भारत सरकार में रहने का अनुभव है, वो भी उत्तराखंड के काम आ रहा है। दरअसल सरकार का पूरा फोकस 2025 पर है। सरकार कहती है कि 2025 तक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। ऐसे में लंबा प्रशासनिक अनुभव, केंद्र और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में पकड़ रखने वाले ऑफिसर उसकी पहली जरूरत बन गए हैं, जिस पर संधू फिट बैठते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में मंडुवे का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और दाम को 2 रुपए 68 पैसे बढ़ाया गया। अब 38 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के हिसाब से किसानों में खरीद होगी और जबकि ये पहले 35 रुपए 78 पैसे प्रति किलो था। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया है। सहकारी समिति की महिलाएं सीधे खरीद कर सकेंगी और बिचौलियों के जरिए खरीद नहीं होगी। जो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी हमारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 670 है, इनके माध्यम से हम किसानों से मंडुवा खरीदेंगे। इसी प्रकार हमारे 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 4,59,000 हमारी समूह की बहनें उससे जुड़ी हुई हैं। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज दोपहर कुबेर और भैरव गदेरे पर अचानक से ग्लेशियर खिसक जाने की वजह से रास्ते पर आ गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। DGRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को साफ किया, जिसके बाद मार्ग पर दोबारा से आवाजाही शुरू हुई। बागेश्वर में शंभू नदी में एक बार फिर से झील बनने लगी है, जिससे कि कुवारी, किलपारा समेत कई गांवों पर संकट खड़ा हो गया है। साल भर पहले भी शंभू नदी में झील बनी थी, तब प्रशासन ने नदी का मुहाना खोलकर पानी की निकासी की थी, लेकिन इस बार कुवारी नदी में लगातार हो रहे भू कटाव के मलबे के चलते शंभू नदी में काफी बड़ी झील बन गई है और ग्रामीणों के मुताबिक झील का आकार पहले से काफी ज्यादा बड़ा है और बरसात के सीजन में झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि खतरा बना हुआ है। शंभू नदी पिंडर की सहायक नदी है और बागेश्वर से ज्यादा चमोली जिले में शंभू नदी की ये झील बर्बादी की बाढ़ ला सकती है। काम नहीं कर रहा है और बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है। तो उत्तरकाशी जिला में मुख्यालय में कूड़े की समस्या विकराल होती जा रही है। तामाखानी सुरंग के पास लगा कूड़े का ढेर अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर लगा कूड़े का ढेर
पिछले 5 सालों से परेशानी की वजह बना हुआ है। कूड़े से एक ओर गंगा मैली हो रही है तो दूसरी ओर पूरे क्षेत्र में दुर्गंध की मुश्किलें बढ़ रही हैं। स्थानीय लोग हर रोज इस जगह से गुजरते हैं। कई लोग इस दुर्गंध से बीमार भी हो चुके हैं। कई बार नगर पालिका द्वारा हमने ज्ञापन भी दिया है, पूरा उत्तरकाशी जनपद का ज्ञापन जा रखा है। अभी तक नगर पालिका द्वारा ना तो उस कूड़ा का निराकरण किया गया है, जिससे यहाँ पे उत्तरकाशी में महामारी फैलने की भी आशंका है। मुख्य द्वार पर ये कूड़ा विचलित हो रखा है। मेरा नगर पालिका से विशेष आग्रह है कि आप इस कूड़े का त्वरित निदान करें। बाड़ाहाट नगर पालिका ने तिलोथ में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस जगह स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन स्थानीय लोगों से बात कर सहमति बनाने में जुटा हुआ है, जबकि कोर्ट भी तिलोथ में कूड़ा निस्तारण की अनुमति दे चुका है। गाँव वालों ने अपनी सहमति जताई और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन की तरफ से भी, नगर पालिका की तरफ से भी पूरा सकारात्मक रवैया गांव वालों के साथ अपनाया जाएगा। बहुत ज्यादा विरोध है तो सरकार और प्रशासन हमें जगह जगह दे, जैसे अभी इन्होंने बताया कि 60 बैंड में हम जमीन देंगे। सहमति बनाने का प्रयास किया है, जिससे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक समस्या उत्पन्न हो गई है उसका समाधान हो सके, और जिस समाधान इस प्रकार हो कि जिससे किसी को असुविधा भी न हो। बरसाती सीजन को देखते हुए कूड़ा समाधान जरूरी है। अगर तिलोथ में स्थानीय लोगों की सहमति मिलती है तो उम्मीद है कि जल्द ही कूड़े से निजात मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और अगली खबर देहरादून से है। नकली शराब फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई करने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है और सीएम धामी ने आबकारी आयुक्त को निर्देश दिए हैं और विभाग को सभी जिम्मेदारी पूरी करने को भी कहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।